हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा चीनी फेरी वाला। जीवन कौशल, मानवीय संवेदना, परिवार का महत्व, दया, मानवता जैसे कौशलों से अवगत कराना, नैतिक मूल्य, कर्मठता, उदारता और सदाचार जैसे भावों को जागृत करना। मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं, कुछ तिरछी, अधखुली और विरल भूरी बैरौनियों वाली आंखें की तरफ रेखाकृत देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीरकर बनाई गई हैं। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर दूरदेशियों को यंत्राचालित पुतलों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक चीनी फेरे वाले को दूसरे के भिन्न करके पहचानना कठिन है। पर आज मुखों की समष्टि में मुझे एक मुख आर्द्र नीलिमामयी आंखों के साथ स्मरण आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है, हम कार्बन की कॉपियां नहीं है, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में निरक्षर नहीं तो तुम पढ़कर देखो ना। कई वर्ष पहले की बात है। मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी और कपड़े का गट्ठर बांधे बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल रहा था। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ मिलेगा मेम साहब, बेचारा दुर्भाग्य का मारा चीनी फेरी वाला बोला। उसे क्या पता है कि यह संबोधन मेरे मन में रोष की तरंग उठा देता है। माताजी, दीदी, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय है, पर यह विजातीत संबोधन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास निराश होकर लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं विदेशी फॉरेन सामान नहीं खरीदती। हम फॉरेन है, हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ से सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। वह बोला, हमको भाई बोला है तो तब तो जरूर लेगा। हाँ, होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई। विवश होकर कहना पड़ा, देखो तुम्हारे पास है क्या। चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारते हुए बोला, बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर, चाइना सिल्क, क्रेप। बहुत कुछ कहने के सुनने के बाद जो मेज पोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इधर आने की भूल न करेगा। पर कोई 15 दिन बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बचा बचा कर गुनगुनाता मिला। मैंने व्यस्त भाव से कहा, मुझे कुछ नहीं लेना। चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालते हुए बोला, सिस्टर का वास्ते हैंकी लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया, अब हम इसको पॉकेट में छिपाकर लाया है। देखा, कुछ रुमाल थे। मेरे मुख से निषेधात्मक भाव को लक्ष्य करके वह बोल उठा, सिस्टर का वास्ते लाया है। मन में सोचा कि अच्छा भाई मिला है। अपने जीवन की कथा सुनाने के लिए भी वह विशेष उत्सुक रहा करता था, पर कहने सुनने वाले के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थी, जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती हैं। वह प्रायः करुण होती है और करुण भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरी वाले की कथा भी इसका अपवाद नहीं। जब उसके माता पिता ने मांडले आकर चाय की छोटी सी दुकान खोली, उन्हीं दिनों उसका जन्म हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में देकर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति उस चीनी की अटूट श्रद्धा थी। संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे इसके संबंध में कुछ जानना बाकी नहीं। कई बार पड़ोसियों के यहाँ काबियां धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। व्यथा की कौन सी अंतिम यात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इस अबोध बालक क्या जाने। दुर्भाग्यवश उसकी बहन भी उससे बिछड़ गई। वह बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरता। इसी प्रकार भटकता हुआ वह गिर
हटकटों के गिरोहों के हाथ लगा और तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को 2 पैरों पर बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, सलाम करना आदि सिखाते हैं, उसी प्रकार से वे उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंधित सांस से भरे कमरे में बंद करके कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के सामने ही वह घुटनों के बल पर खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। उसकी हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वह बार बार भूल करता और मार खाता। वह कंदरन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता कि जरा मुंह बनाते ही दोनों आंखों से 2 गोल गोल बूंदें निकल आती और पतली समानांतर रेखा बनती। किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की ऐसी दृष्टि आरंभ हो जाती कि बिना चुराए ही वह चोर के समान कांपने लगता और तब उसकी बहुत मरम्मत होती। सबके खाने के बाद उसके पात्र से बचा उच्चिष्ट एक तामचीनी के टेढ़े मेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढक कर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली काली बिल्ली के साथ मिलकर खाता था। बहुत रात गए तब उनके नरक के साथी एक एक कर आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था, जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता हुआ पाता था। उसे बहुत कुछ मिल गया, जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ आता था वह खाली हाथ है, और जो धम-धम करता हुआ आता वह किसी से झगड़ा करके आता था। यदि इसी बीच उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से न होती तो इस साधना से प्राप्त विद्या का क्या अंत होता, यह बताना कठिन है। उस संयोग ने उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। वह कपड़े की दुकान पर व्यापार की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि अंगुल बराबर भी आगे न बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपए से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे विशेष रुपए से खनका कर दे डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था। मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के संग उच्चिष्ट सब सहभोग की आवश्यकता नहीं रही। चीनी छोटी उम्र में ही समझ गया कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठा पूर्वक कर सकता है और किसी का छिपाकर। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ते यानी कोलकाता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर आने का आदेश मिला। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहा। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और अपनी बहन को ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरी के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। बीच बीच में वह महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते ई लाया है कहता हुआ वह कुछ लेकर उपस्थित हो जाता। एक दिन जब वह सिस्टर का वास्ते कहकर शब्दों की खोज करने लगा, तब पता चला कि वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। उसे बुलावा आया है। यदि मैं आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह अपने मालिक का हिसाब चुकता कर तुरंत अपने देश चला जाएगा। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? उसने विस्मय से कहा, हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है। आज कई वर्ष हो चुके हैं। चीनी की फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं। फिर भी दोनों भाई बहन मेरे स्मृति पटल से हटते ही नहीं। चीनी की गठरी में से कई थान मैं अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना कर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। बच्चों, अब आ जाते हैं जीवन परिचय पर। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के अनेक अनुभवों को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार चित्रित किया है कि उनके प्रतिपाद्य सजीव हो उठी है। छायावादी युग की कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण, रेखाचित्र तथा कहानियां सभी अत्यंत हृदयग्राही है। तत्सम शब्दों का प्रयोग तथा काव्य सौंदर्य इसकी अपनी विशेषता है। सन 26 मार्च सन 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जीवन भर अध्यापन कार्य से जुड़ी रही। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, सांध्या गीत, निहार, वामा, अतीत के चलचित्र आदि। बच्चों, अब आ जाते हैं इनके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।